तो सेक्शन 355 पे हम आ चुके थे। सेक्शन 355 टॉक्स अबाउट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स with intent to dishonor a person otherwise than on grave provocation। अब यहाँ पे आप किसी पे हमला करते हो, किसी पे क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो इस इंटेंशन से कि आप उसको डिसऑनर करना चाहते हो। डिसऑनर करने का मतलब होता है उसका अनादर करना। उसकी रिस्पेक्ट तो कर नहीं रहे हो, उल्टा उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो इंटेंशन टू डिसऑनर है, it may be supposed to exist when the assault or criminal force is by means of gross insult। जब आप सामने वाले पे फोर्स सिर्फ उसकी इंसल्ट करने के पर्पज से यूज करते हो तो आप यहाँ पे सेक्शन 355 का ऑफेंस कर रहे हो। एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक में, समझ में आएगा आपको इससे। आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, उस केस में सब इंस्पेक्टर जो है, पुलिस का सब इंस्पेक्टर, वो आपके खिलाफ गवाही देने आया है। आपके ऑफेंस में, आपके केस में, आपके ट्रायल में एक पुलिस वाला आपके खिलाफ एविडेंस देने कोर्ट में आता है, विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, तो आप उस पर अटैक कर देते हो। अब आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज कर लेते हो, तो आप कौन सा ऑफेंस कर रहे हो? आप असॉल्ट कर रहे हो, आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो विद इंटेंट टू डिसऑनर दैट पर्सन। क्योंकि आपकी उस पर्सन से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, आपकी उस पर्सन से कोई दुश्मनी नहीं है। कैसे पता पड़ा मुझे कि आपकी उस पर्सन से कोई दुश्मनी नहीं है? क्योंकि आप उस सब इंस्पेक्टर से क्या लेना देना रखते हो? कोई लेना देना नहीं रखते हो, फिर भी आपने उस पर अटैक किया। क्या वजह है कि आपने उस पर अटैक किया? वजह यह है कि उस सब इंस्पेक्टर को आपके केस में गवाही देना है, आपके केस में उसको एविडेंस देना है। तो आप बस उसके डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो, इसलिए आपने उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया, या आपने उसको असॉल्ट कर दिया उसके ऊपर, यानी आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो यहाँ पे आपका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 ईयर तक का एक्सटेंड हो सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है, दोनों भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 355 था। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 356। Section 356 talks about assault or criminal force in attempt to commit theft of the property carried by a person। अब की बार आप किसी पे assault और criminal force यूज कर रहे हो ताकि वो व्यक्ति चोरी करने का अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, assault और criminal force in attempt to commit theft of property। कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, उसके पास कोई सामान है और आप उस पर हमला कर देते हो, या आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज कर लेते हो इस इंटेंशन कि उसके पास जो सामान है वो सामान आप उससे छीन सको, वो सामान आप उससे चोरी कर सको। अब आप इस चीज को समझना। कैसे समझना? कि हम जो अभी सेक्शन पढ़ रहे हैं लाइन से, ये सारे सेक्शन असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। अब यहाँ पे आप असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स क्यों कर रहे हो? चोरी करने के इंटेंशन से, सामने वाले व्यक्ति से कोई चीज चुराने के लिए। तो इसमें जो आपका इम्प्रिजनमेंट है वो 2 ईयर्स तक का एक्सटेंड हो सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है, दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 357, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन। यहाँ पे आप किसी पर्सन पे असॉल्ट करते हो, क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो इस इंटेंशन से कि आप उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख सको। यानी आप किसी पर्सन पे क्रिमिनल फोर्स यूज करके उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे रखते हो। आपको 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, 1000 रुपए तक का फाइन, और दोनों आप पे लगाया जा सकता है। और अभी तक देखो, मैंने आपको कुछ सेक्शन बताए जिसमें बार बार मैं कह रहा था कि यहाँ पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विदाउट प्रोवोकेशन। तो ये जो आखिरी सेक्शन है ये है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अगर आपको सामने वाला उकसा रहा है, सामने वाला आपको उकसा रहा है, उसके बाद आपने उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज किया, असॉल्ट किया, तो ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस होता है, आपके ऑफेंस को थोड़ा कम सीरियस बनाता है, इसलिए इसमें माइल्ड पनिशमेंट दी है। और पनिशमेंट जो है वो 1 महीने की हो सकती है, फाइन 200 रुपए का हो सकता है, और दोनों भी लगाए जा सकते हैं। मतलब 1 महीने के इम्प्रिजनमेंट में आपको छोड़ दिया जाएगा, मैक्सिमम 1 महीने का। जरूरी नहीं कि पूरा 1-2, हो सकता है 4 दिन जेल में रखते, 7 दिन जेल में रखते, या हो सकता है जेल में रखे ही नहीं, सिर्फ 200 रुपए लेके आपको छोड़ दे। क्योंकि ये प्रोवोकेशन पे किया जा रहा है, सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है, इसलिए आपने उसको अपनी मुट्ठी दिखाई कि मार दूंगा। तो ये वाला असॉल्ट, क्योंकि वो उसने प्रोवोक किया, तो क्या सजा मिलेगी आपको? 200 रुपए का फाइन भरो और जाओ। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसमें हम जो पढ़ रहे, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, काफी सारी चीजें हमने पढ़ी इसकी, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट को रिलेटेड।
349 से लेकर 358 तक पढ़ा। अब इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। बहुत बड़ा ये टॉपिक है। किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, सारी चीजें सेक्शन 359 से लेकर सेक्शन 374 तक इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 375 से रेप वाला प्रोविजन चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके अंदर भी ये जो किडनैपिंग और एब्डक्शन वाला पोर्शन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 359 डिफाइंस किडनैपिंग। देखो, किडनैपिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, KID किड और NAPPING नेपिंग। मतलब एक तो इसमें किड है और एक इसमें नेपिंग है। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो किड का मतलब होता है बच्चा और नेपिंग का मतलब होता है चुराना। किड का मतलब बच्चा, नेपिंग का मतलब चुराना। तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है किडनैपिंग का वो होता है चाइल्ड स्टीलिंग, यानी बच्चे को चुराना। एक क्वेश्चन जो अभी MPCJ एग्जाम में बना था इसी साल, किडनैपिंग कितने टाइप की होती है इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग? तो किडनैपिंग याद रखना दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। मतलब इंडिया से किसी को किडनैप करके ले जाना, और एक होती है किसी को लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैप करके ले जाना। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको ये दोनों काइंड एक साथ होते हुए भी दिखाई दे देते हैं। वो कैसे? आपने किसी माइनर बच्चे को इंडिया से भी किडनैप कर लिया और उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से भी किडनैप कर लिया। कोई बच्चा जो अपने गार्जियन के साथ रहता था, आप उसको उसके पास से किडनैप करके ले गए, तो गार्जियनशिप से तो किडनैप कर ही लिया, बट आप उसको लेके इंडिया से बाहर चले गए तो इंडिया से भी किडनैप कर लिया। तो दोनों ही सेक्शन, दोनों ही टाइप की किडनैपिंग यहाँ पे ओवरलैप हो गई। तो ऐसा भी होता है, तो उसको आप इग्नोर करना, है ना। बट एक बेसिक सी चीज याद रखना कि IPC में दो तरह की किडनैपिंग दी है, एक किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ लेना क्योंकि इसी साल एग्जाम में पूछा है। अब सेक्शन 360 जो है, मैंने आपको दो टाइप की किडनैपिंग बताई, उसमें से सेक्शन 360 डिफाइन करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को, और सेक्शन 361 डिफाइन करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप को। तो सेक्शन 360 इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इसको पढ़ लेते हैं। द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन मे बी कमिटेड ऑन अ ग्रोन अप पर्सन और अ माइनर बाय कन्वेइंग हिम और हर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। देखो, ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वाली जो चीज है, इसमें क्या होता है कि आप किसी पर्सन को इंडिया की लिमिट के बाहर ले जाते हो बिना उसकी कंसेंट के, या अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना आप उसको इंडिया से बाहर लेके चले जाते हो, तो कहा जाएगा कि आपने उसको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कर दिया, आपने उसको इंडिया से किडनैप कर दिया। इंग्रेडिएंट दो ही है, बड़े सिंपल से। कन्वेइंग ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट थिंग, इंडिया के बाहर आप उसको लेके जाओ, ये पहला इंग्रेडिएंट है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है सच कन्वेइंग मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। और आप उसको इंडिया से बाहर लेके गए हो तो उसको बाहर ले जाने में आपने उसकी कोई कंसेंट नहीं ली है, उसकी कंसेंट के बिना आप उसको लेके गए हो। और अगर वो एक माइनर है तो उस केस में उसके लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के बिना आप उसको लेके गए हो। तो ये दो इंग्रेडिएंट अगर होंगे तो आपने उसको किडनैप कर लिया इंडिया से। ठीक है, खैर ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया तो बहुत सिंपल सा दिया है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या? इसमें दिक्कत ये कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप दो ही केसेस पे एप्लीकेबल होती है, या तो व्यक्ति माइनर हो या व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हो। क्योंकि गार्जियन की परमिशन की वैल्यू कब तक होती है, गार्जियन इंपॉर्टेंट कब तक होता है? जब तक आप माइनर होते हो, राइट। मतलब इंपॉर्टेंस तो उसकी बाद में भी होती होगी अगर आप सोशली देखोगे, लेकिन अगर आप लॉफुली देखो तो गार्जियन की वैल्यू तब तक होती है जब तक आप माइनर हो, और अगर आप अनसाउंड माइंड के हो तो जब तक आप साउंड माइंड के ना हो जाओ तब तक गार्जियन की बहुत वैल्यू होती है। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप मतलब कि गार्जियन के पास से आपने किसी को किडनैप कर लिया, तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को लॉफुल गार्जियन के पास से किडनैप करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है वो या तो माइनर होगा या वो अनसाउंड माइंड का पर्सन होगा। अगर आप ग्रोन अप पर्सन हो, अच्छा ग्रोन अप पर्सन भी अगर साउंड माइंड, अगर ग्रोन अप पर्सन है साउंड माइंड का है, मतलब मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, बड़ा हो चुका है, 18 साल से बड़ा है, दिमाग भी अच्छा काम करता है, लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई किडनैप करके ले जाएगा अपनी लॉफुल गार्जियनशिप से तो वहां पे सेक्शन 361 अट्रैक्ट नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? बिकॉज आई एम अ ग्रोन अप पर्सन विथ साउंड माइंड. So it is not called kidnapping from lawful guardianship. Kidnapping from lawful guardianship, section 361, या तो माइनर हो या अनसाउंड माइंड का पर्सन. इंग्रेडिएंट देख लेते हैं. टेकिंग और एंटाइसिंग अवे अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. क्लियरली इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि इसमें आप किसी बच्चे को टेक कर लेते हो, एंटाइस अवे अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. एंटाइसिंग का मतलब क्या होता है? एंटाइसिंग इज एन एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड बाय व्हिच द पर्सन किडनैप्स इट इंड्यूस ऑफ हिज ओन अकॉर्ड टू गो टू द किडनैपर. एंटाइसिंग का मतलब कुछ इस तरह का लालच उस बच्चे को देना, कुछ इस तरह का लालच उस अनसाउंड माइंड के पर्सन को देना जिससे वो बच्चा या वो अनसाउंड माइंड का पर्सन खुद आपके पास यानी खुद किडनैपर के पास चला आए. आपने सुना होगा बहुत बार, बच्चे को किडनैप करने के लिए किडनैपर लोग चॉकलेट का लालच देते हैं, दूर से दिखाते हैं बेटा चॉकलेट खाएगा, बच्चा चॉकलेट के पीछे चला आता है. एंटाइसिंग कर रहे हो आप, चॉकलेट दिखा के खुद उसको अपने पास बुला रहे हो, फिर लेके निकल लोगे, तो दैट इज कॉल्ड एंटाइसिंग अवे. ठीक है. अब इसमें एक दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि वो माइनर 16 साल से कम का होना चाहिए इफ अ मेल, एंड 18 साल से कम का होना चाहिए इफ अ फीमेल. दोनों की एज अलग है माइनॉरिटी. In case of a male, it is 16 years. In case of a female, it is 18 years. 18 साल फीमेल, 16 साल मेल. दूसरा इंग्रेडिएंट. अब तीसरे की बात करते हैं. द टेकिंग और एंटाइसिंग मस्ट बी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप ऑफ सच माइनर और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. आपने उसको जो लिया, आप उसको जो लेके गए, आप उसको जो टेक अवे करके ले गए, एंटाइस अवे करके ले गए, वो आपने उसको उसके लॉफुल गार्जियन से किया है. आपने उसको उसके लॉफुल गार्जियन से दूर किया है. और चौथी चीज, विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन. गार्जियन की कंसेंट के बिना आपने ये किया है. मतलब आप समझ रहे हो इसमें ऑफेंस क्या है? इसमें ऑफेंस ये है किसी माइनर को, किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को अपने पास लेके जाना. अगर वो लड़का है तो 16 साल की एज, और अगर लड़की है तो 18 साल तक की एज. उसको आप अपने पास लेके जा रहे हो, आप उसको उसके लॉफुल गार्जियन से दूर कर रहे हो और उसके लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के बिना कर रहे हो, तो आप उसको किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कर रहे हो. यह ऑफेंस कंप्लीट कब माना जाता है? द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज कंप्लीट व्हेन द माइनर इज एक्चुअली टेकन अवे फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन. इट इज नॉट एन ऑफेंस कंटिन्यूइंग सो लॉन्ग एज द माइनर इज केप्ट आउट ऑफ द गार्जियनशिप. ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं होता है. कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब समझना, कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो होते हैं जो लगातार होते रहते हैं. ये ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है. ये ऑफेंस कंप्लीट तभी हो जाएगा जब आपने उस बच्चे को उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर निकाला. चाहे फिर आप उसको कितने भी दिन तक बाहर रखो, ऑफेंस तो तभी कंप्लीट हो गया था जब आपने उस बच्चे को उसके लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर निकाल दिया था. बट ये सेक्शन के भी कुछ एक्सेप्शन है. और वो एक्सेप्शन क्या है? अगर आपको लगता है गुड फेथ में कि जिस बच्चे को आप ले रहे हो वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और आप उसके फादर हो, या हो सकता है ना ऐसा कि वो आपका ही बच्चा हो लेकिन इलेजिटिमेट बच्चा हो. तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन गुड फेथ में बिलीव करता है कि जिस बच्चे को मैं लेके जा रहा हूं वो मेरा ही बच्चा है, मेरा इलेजिटिमेट बच्चा है, आप गुड फेथ में उसको लेके जाते हो, तो आप सेक्शन 361 का ऑफेंस नहीं कर रहे हो. अगर गुड फेथ में आप ये बिलीव करते हो कि आप उस बच्चे के लिए लॉफुल कस्टडी के लिए एंटाइटल्ड हो, अगर आपको गुड फेथ में लगता है कि उस बच्चे की लॉफुल कस्टडी आपके पास होना चाहिए, हो सकता है वो आप ही का बच्चा हो बट कस्टडी आपके पास नहीं हो, तो आप गुड फेथ में ये बिलीव करते हो कि कस्टडी आपके पास होना चाहिए, तो आप उसको लेके चले जाते हो, तो भी उसको किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं बोला जाएगा अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस. जब तक कि वो एक्ट आपने किसी इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं किया. मतलब अगर आपको पता है कि आप उस बच्चे के फादर हो, यानी इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो और आप उसके फादर हो, लेकिन फिर भी आपने उसको इसलिए लिया क्योंकि आप उससे कुछ इमोरल चीज करवाना चाहते थे, तो फिर आप पे सेक्शन 361 लग जाएगा. लेकिन अगर गुड फेथ में लेके जाओगे, इमोरल चीज नहीं करवाओगे, तो आप पे सेक्शन 361 नहीं लगेगा. ठीक है, चीज समझ में आई? कंक्लूजन क्या निकला कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप सिर्फ माइनर के रिस्पेक्ट में और अनसाउंड माइंड के पर्सन के रिस्पेक्ट में हो सकता है. इंग्रेडिएंट इसके अच्छे से याद कर लेना. अब आ जाओ सेक्शन 362 पे. सेक्शन 362 जो है ना वो और भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एबडक्शन. अब ये एबडक्शन क्या होता है?
ये सेक्शन जो है ना 362, ये सिर्फ एब्डक्शन वर्ड को डिफाइन करता है कि एब्डक्शन का मीनिंग क्या होता है। आप बड़ा ध्यान से समझना इसको, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में कंफ्यूजन होता है ना, ऐसे किडनैपिंग और एब्डक्शन में भी कंफ्यूजन होता है। तो इंग्रेडिएंट समझो, उसी से पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फोर्सफुल कंपल्शन और इंड्यूसमेंट बाय डिसीटफुल मीन्स। पहली चीज, एब्डक्शन के लिए आपने फोर्सफुली कंपल्शन किया है या किसी डिसीटफुल तरीके से आपने इंड्यूसमेंट किया। किसी को आप फोर्सफुली कंपल्स कर रहे हो या किसी को आप डिसीटफुल मीन्स, डिसीटफुल का मतलब होता है कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कोई झूठी बातें, आप उसे इंड्यूस करते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? द ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंपल्शन और इंड्यूसमेंट मस्ट बी द गोइंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी प्लेस। यहां पे आप किसी व्यक्ति को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने के लिए ऐसा करते हो। इसको अपहरण कहा जाता है। किडनैपिंग को व्यपहरण कहा जाता है और एब्डक्शन को अपहरण कहा जाता है। और इसमें एक चीज समझना आप, यहां पे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि एज क्या है, यहां पे एज का क्राइटेरिया दिया ही नहीं। बट एक चीज है कि अगर यही चीज हम किसी बच्चे को लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर निकालने के लिए करते हैं तो उसको तो किडनैपिंग बोलते हैं। बट यहाँ पे मान लो किसी बड़े को किया, किसी बड़े को फोर्सफुली आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको एब्डक्शन बोलेंगे, उसको अपहरण बोलेंगे। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस केस? The more important part of this case is the intention of the accused, that is the basis and the gravamen of the charge. आप किडनैपिंग का सेक्शन फिर से पढ़ लो। मैंने आपको किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप बताया, मैंने आपको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बताया। मुझे बताओ उन दोनों में कहीं भी इंटेंशन की बात हुई थी क्या? फटाफट हाँ या ना बोलो, कहीं भी इंटेंशन की बात हुई थी उन दोनों सेक्शन में? ये सर इसके अंदर हुई थी 361 के अंदर। कहाँ हुई थी उसमें इंटेंशन की बात? कहाँ लिखा है बताओ मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको वापस से पेज। टेल मी वेयर। 361 के अंदर आपने बोला था कि इमोरल या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए अरे लास्ट वो के अंदर। अरे वो तो एक्सेप्शन है, वो तो आखिरी की चीज है। मैं आपसे मेन इंग्रेडिएंट पूछ रहा हूँ। मेन इंग्रेडिएंट में कहाँ इंटेंशन की बात हुई? सर मेन इंग्रेडिएंट वही तो, वो जो चीज मैंने आपको बताई थी वो तो एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये था कि अगर आपको लगता है कि जिस बच्चे को आप लेके जा रहे हो वो इलेजिटिमेट बच्चा आपका ही है और आप उसको लेके जा रहे हो, तो आप ऑफेंस नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसको इमोरल पर्पस के लिए लेके जा रहे हो तो आप ऑफेंस कर रहे हो। दैट इज एन एक्सेप्शन, दैट इज नॉट द मेन इंग्रेडिएंट। और अगर मेन इंग्रेडिएंट को देखोगे तो कहीं भी इसमें इंटेंशन की बात ही नहीं है। यहाँ पे ऑफेंस सिर्फ यही है कि आप उस बच्चे को उसकी लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर निकाल देते हो। क्यों निकाल देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एब्डक्शन इज द इंटेंशन। आप किसी व्यक्ति को फोर्स करते हो या आप किसी व्यक्ति को डिसीटफुल तरीके से इंड्यूस करते हो, और ये फोर्स और ये इंड्यूसमेंट इस पर्पस से करते हो कि वो अपनी जगह छोड़ के आपके साथ चले जाए। ये आपका इंटेंशन। व्हाट इज योर इंटेंशन? योर इंटेंशन इज दैट because of your compulsion, because of your inducement, such person go from one place to another. That is your intention. तो इंटेंशन इज द मेन पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, इसको याद रखना। अब एब्डक्शन और किडनैपिंग में डिफरेंस बता देता हूं। किडनैपिंग सिर्फ और सिर्फ माइनर के रिस्पेक्ट में की जा सकती है, जो कि अगर लड़की है तो 16 साल से कम और लड़का है तो 18 साल से कम, और या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन के लिए किया जा सकता है। लेकिन एब्डक्शन जो है वो किसी भी एज के पर्सन के साथ किया जा सकता है, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। किडनैपिंग में जिस व्यक्ति को किडनैप करते हो उसको आप लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर निकालते हो या फिर इंडिया से बाहर निकालते हो। अगर किसी बच्चे का गार्जियन नहीं है तो वो बच्चा किडनैप भी नहीं हो सकता। ये चीज समझना कितनी इंटरेस्टिंग है। अगर किसी बच्चे का गार्जियन ही नहीं है तो वो बच्चा किडनैप ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किडनैपिंग का तो मतलब ही ये होता है ना कि गार्जियनशिप से बाहर निकालो। अरे उसका तो गार्जियन ही नहीं है तो उसको क्या किडनैप करोगे? तो उस केस में फिर आपके ऊपर एब्डक्शन का चार्ज लग जाता है कि आपने उसको एब्डक्ट किया। ठीक है।
but abduction has reference exclusively to the person abducted. उसके बाद in case of kidnapping the minor is simply taken away, the means used may be innocent. यहाँ पे माइनर को आप सिंपली लेके चले जाते हो, तरीका क्या है ले जाने का, चाहे वो कुछ भी हो, वो इनोसेंट ही क्यों ना हो, एक चॉकलेट दिखा के आप बच्चे को ले गए, आपने उसको फोर्स भी नहीं किया, याद है। लेकिन एब्डक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, फोर्स और कंपल्शन तो होना ही चाहिए, या तो फोर्स हो या कंपल्शन हो या फिर डिसीटफुल मींस यूज हो, बिना उसके नहीं। देखो ना, फोर्सफुल, कंपल्शन और इंड्यूसमेंट बाय डिसीटफुल मींस इंग्रेडिएंट है, तो एब्डक्शन का ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। उसके बाद किडनैपिंग में, अगर किडनैपिंग की बात करोगे तो किडनैपिंग में एक चीज होती है कि इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ द पर्सन टेकन और एंटाइज्ड इज इममटेरियल, बट इन एब्डक्शन द कंसेंट ऑफ द पर्सन मूव्ड इफ फ्रीली एंड वॉलंटरी गिवन कंडोन्स द एब्डक्शन। मतलब अगर किडनैपिंग में बच्चा कंसेंट दे रहा है कि नहीं, किडनैपिंग में उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। आप बच्चे को लेके गए ना, उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना उसको किडनैपिंग बोलेंगे। लेकिन एब्डक्शन में जो व्यक्ति आपके साथ जा रहा है, अगर वो कंसेंट दे दे कि वो खुद आपके साथ जा रहा है, तो वो एब्डक्शन नहीं कहलाता, क्योंकि कंसेंट मैटर करती है एब्डक्शन के अंदर। उसके बाद किडनैपिंग में ऑफेंडर का इंटेंशन क्या था, वो पूरा एक इररिलेवेंट कंसिडरेशन होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने आपको बता दिया, किडनैपिंग में इंटेंशन की कोई बात ही नहीं होती। अगर इंटेंशन होगा तो भी कोई बात नहीं, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, बट एब्डक्शन के अंदर इट इज एन ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। और लास्ट चीज, kidnapping from guardianship is a substantive offense under the penal code, but abduction is an auxiliary act, not punishable by itself, but made criminal only when it is done with the one of the other intent specified in section 364. देखो, किडनैपिंग तो अपने आप में एक ऑफेंस है, किडनैपिंग की तो पनिशमेंट भी आपको मालूम पड़ जाएगी अगले सेक्शन में 363 में। मतलब किडनैपिंग फ्रॉम गार्जियनशिप इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, बट एब्डक्शन जो है ना, किसी का एब्डक्शन करना, किसी का अपहरण करना, ये अपने आप में कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। ये ऑफेंस तब बनता है जब आपका साथ में कोई इंटेंशन भी हो। यहाँ पे आप अभी उस किसी को लेके चले गए अपने साथ, तो लेके क्यों गए हो वो ऑफेंस है, लेके चले गए वो ऑफेंस तो है, बट उसकी कोई सजा नहीं है। यानी एब्डक्शन इज नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, इट इज एन ऑक्सिलरी एक्ट। ऑक्सिलरी एक्ट का मतलब कि ये दूसरे इंटेंशन के साथ मिलके ऑफेंस बनता है। सेक्शन 364 में आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो एब्डक्शन किया है वो क्यों किया है, किस पर्पस से किया है। अगर किडनैपिंग अगर आपने एब्डक्शन इस पर्पस से किया है कि आप उस एब्डक्टेड पर्सन का मर्डर करोगे, तो वो ऑफेंस है। अगर आपने एब्डक्शन इसलिए किया है कि आप उस व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन करना चाहते हो, तो आपने ऑफेंस किया है। अगर आपने एब्डक्शन इसलिए किया है ताकि आप उसकी शादी कहीं करवा दो, तो आपने ऑफेंस किया है। मतलब एब्डक्शन अपने आप में सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, इट इज एन ऑक्सिलरी एक्ट जो दूसरे इंटेंशन के साथ मिलके ऑफेंस बनता है। ये एब्डक्शन और किडनैपिंग में मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए, आप इन सारे डिफरेंसेस को अच्छे से याद कर लें। ठीक, सेक्शन 362 तक हमने आज पढ़ लिया। नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू विद सेक्शन 363।